एनवीएन के दोस्तों, नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में आपका स्वागत, खुशामदीद, वेलकम। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल में असेंबली इलेक्शंस होने वाले। इलेक्शन तो शायद मार्च में होने वाले हैं, लेकिन बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और देश ही नहीं, दुनिया की सबसे धनी पार्टी जब इलेक्शन की तैयारियां करेगी तो किस पैमाने पे करेगी, ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वो कर रही। होम मिनिस्टर अमित शाह जैसे पहले हैदराबाद में जाके काम करते थे, वैसे ही अब उन्होंने पश्चिमी बंगाल का भी मोर्चा संभाल लिया है। नड्डा साहब को शायद कोरोना हो गया है या पता नहीं क्या वजह है, उनको हटा दिया गया है और अमित शाह को आगे ला दिया गया है और अमित शाह पूरी ताकत से तैयारियां कर रहे हैं। सच पूछिए दोस्तों, तो पिछले 6 साल में बीजेपी ने अगर कोई काम किया है तो वो सिर्फ इलेक्शन लड़ने का काम किया है। एक इलेक्शन से दूसरा इलेक्शन, दूसरे इलेक्शन से तीसरा इलेक्शन, तीसरे इलेक्शन से चौथा इलेक्शन। और चूंकि पालतू जानवर की तरह दुम हिलाते हुआ मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसमें अगर टीवी चैनल्स की बात करें तो रिपब्लिक, एबीपी, आज तक, न्यूज़ 18, और अगर अखबारों की बात करें तो 2-1 अखबारों को छोड़कर जैसे हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, बाकी तमाम अंग्रेज़ी अखबार और सारे के सारे हिंदी अखबार उसके साथ थे। इसलिए जनता को उलझाने का और भी ज़्यादा मौका मिल गया। तो जनता भी उसमें उलझी रही, एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे में। और इस तरह जो हमारी बुनियादी समस्याएं थी, जो बेसिक इश्यूज थे, उनको भूलती रही और भुलाई जाती रही। और एक और इम्प्रेशन लोगों के दिमाग पर जम गया कि जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, इलेक्शन लड़ना तो बीजेपी के अलावा कोई जानता ही नहीं। वो जिस तरह से इलेक्शन लड़ती है उस तरीके से कोई दूसरा इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। वो इलेक्शन लड़ने के मास्टर्स हैं, माहिर। लेकिन दोस्तों, ज़रा हालात पे, ज़मीन पे नज़र डालिए। 2014 के बाद से आज तक इस देश में जितने भी असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, उनमें उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़कर किसी भी असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी की सीटें पहले से बढ़ी नहीं हैं, पहले से घटी हैं। और इसमें वो मजबूत बीजेपी रियासत भी शामिल है जो बीजेपी का गढ़ समझी जाती है, गुजरात। पिछले असेंबली चुनाव में वहाँ भी बीजेपी की सीटें घटी थीं। बाकी सारी जगह, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, जहाँ भी इलेक्शन हुए हैं बीजेपी की सीटें घटी हैं। अब आप फौरन कहेंगे घटी होंगी, लेकिन मध्य प्रदेश में और कर्नाटक में तो उन्होंने गवर्नमेंट बना ही ली। बेशक बना ली, मगर वो पब्लिक मैंडेट से नहीं बनाई, जनता के वोटों से नहीं बनाई। वो कैसे बनाई है वो सब जानते हैं, जोड़ तोड़ करके, खरीदो फरोख्त करके, डिफेक्शन, दल बदली के जरिए थे। कम से कम 2 जगह जहां बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई है, कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में, वहां तो कांग्रेसियों ने गवर्नमेंट बनाई है बीजेपी की। कांग्रेस पार्टी से दल बदल करके लोग गए बीजेपी में, दोनों जगह, और इस तरह बनी पब्लिक मैंडेट। उसे नहीं कहा जा सकता। और दूर क्यों जाइए, अभी देख लीजिए हाल में हैदराबाद का निकाय इलेक्शन हुआ, सिविक इलेक्शंस। इतना जोर लगाया कि जिसकी कोई हद नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद हैदराबाद की कारपोरेशन बीजेपी के हाथ नहीं आई। वो पहले भी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति और एमआईएम के पास थी और अब भी है। कुछ सीटें बढ़ी ज़रूर हैं, लेकिन जो जोर लगाया था उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिले। राजस्थान, कल ही ये खबर आई, पहले तो बड़ी ये खबर आई थी कि बीजेपी
को बड़े बड़े फ़ायदे हो रहे हैं राजस्थान में। अल्टीमेटली क्या हुआ, आखिर में क्या हुआ, जो 50 कॉरपोरेशंस के प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन थे उसमें 36 कांग्रेस को, 12 बीजेपी को, यानी 72% कांग्रेस को और 24% बीजेपी को मिली। बाकी जो 2 मिली हैं वो भी कांग्रेस के सपोर्ट के इंडिपेंडेंट लिए हैं। जयपुर की बात बता रहा हूँ, राजस्थान की बात बता रहा हूँ। और अभी जिस वक्त ये वीडियो बनाया जा रहा है, जो लेटेस्ट खबरें जम्मू एंड कश्मीर की आ रही हैं उसमें अब भी गुपकार पार्टी कौन सी है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और दूसरे कश्मीर के छोटे छोटे लीडरों की पार्टियां शामिल हैं, जिन्हें गुपकार पार्टी बोला जाता है। उन्होंने वैली में, घाटी में, वादी में बीजेपी का सफाया कर दिया है। सिर्फ 2 सीटों पे वो आगे है। जम्मू में यकीनन मिली हैं बीजेपी को सीटें, लेकिन जब कश्मीर का नाम आता है तो उसका मतलब लोग लेते हैं दुनिया भर में कश्मीर वैली, श्रीनगर, वहाँ पर बीजेपी का सफाया हो गया है। लेकिन जो जहन में लोगों के इंप्रेशन है उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स आए, वो रिजल्ट्स हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में जहाँ कहीं भी हिंदुस्तानी रहते हैं, इन रिजल्ट्स ने उनको भौचक्का कर दिया। किसी को ये उम्मीद नहीं थी, बल्कि लोग समझ रहे थे कि बदलाव होने वाला है। लेकिन बीजेपी आई और बहुत ज़ोरों शोर से आई, 300 से ज़्यादा सीटें लेके आई। किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। वो इम्प्रेशन जो है वो अभी तक लोगों के दिमाग में बहुत गहरा है। लेकिन उस इलेक्शन रिजल्ट का कोई ताल्लुक बीजेपी की परफॉर्मेंस से नहीं था। सारे एनालिस्ट ये बात अब मान चुके हैं और मान रहे हैं कि उसकी वजह हमारे प्रधान सेवक की इलेक्शन कमीशन के उसूलों को तोड़ते हुए वो अपील थी जो उन्होंने फर्स्ट टाइम वोटर, पहली मर्तबा वोट देने वाले नौजवानों से की थी कि क्या वो अपना पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं दे सकते। नौजवान, बहुत बड़ी तादाद थी उनकी, जो 18 से और 28 साल के बीच में थे, भावुक हो गए, जज्बाती हो गए, सेंटिमेंटल हो गए। उसमें उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। बहुत से लोग कहते हैं कि उसकी वजह ईवीएम है। हो सकता है कहीं कहीं वो भी हो, मैं नहीं मानता। मैं इसलिए नहीं मानता कि ईवीएम को 2, 4, 5 जगह पर तो मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर मैनिपुलेशन उसका नहीं हो सकता। मेन वजह यही थी कि हमारा नौजवान भावुक हो गया था, जज्बाती हो गया था, और उसने पिछले इलेक्शन के मुकाबले में बीजेपी को 7% वोट ज़्यादा दे दिए। और उसी वक्त ये भी हुआ कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता, उनकी मकबूलियत भी 7% आगे बढ़ गई। तो ये वजह थी लोकसभा के इलेक्शन जीतने की। उस इलेक्शन से हटकर आप जब देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि बीजेपी की ताकत घट रही है। और मैं तो ये भी कहने की हिम्मत कर सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधान सेवक की लोकप्रियता, मकबूलियत और पॉपुलैरिटी भी घट रही। सारे जो नारे आजमाने थे वो उन्होंने आजमा लिए हैं। अब उनके पास कोई नारा नहीं, अब उनके पास कोई हथियार नहीं। लोग कहते हैं कि पश्चिमी बंगाल में एक मरतबा सीएए की बात फिर छोड़ी जाएगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सीएए लागू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसकी 2 वजह। पहली वजह यह है कि लाख छुपाया जाए, लेकिन मालूम कर लीजिए, और मालूम है मुझे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री ने यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन को लेटर लिखा है कि हमने सीएए को फ़िलहाल सस्पेंड कर दिया है, स्थगित कर दिया है। तो अगर दोबारा शुरू करेंगे तो उन्हें पहले ह्यूमन राइट कमीशन को बताना पड़ेगा कि हम इसे फिर शुरू कर रहे हैं। दूसरी बात, कोई सीएए ऑपरेशन
स्टेट गवर्नमेंट के कोऑपरेशन के बगैर नहीं हो सकता। कई स्टेट गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास कर चुकी हैं कि वो सीए और एमपीआर से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं। अगर ये कराया जाए या कराया गया तो सिर्फ उन्हीं स्टेट में कराया जा सकता है जहां बीजेपी का राज है। जहां बीजेपी का राज है वहां घुसपैठियों का इतना अमल दखल नहीं है, न यूपी में है, न गुजरात में है, न कहीं और है। फिर भी अगर वो कराएं तो मैं फिर आपको ये बात बता दूं कि उसका नतीजा वही होगा जो आसाम का हुआ था। यानी आसाम में जब सीएए का सर्वे किया गया तो ये पता चला कि 19 लाख लोग ऐसे थे जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई दस्तावेज नहीं थी, कोई कागज़ नहीं था और वो बिल्कुल स्टेटलेस हो गए थे। और उन 19 लाख में 0.84 मुसलमान थे, बाकी सब नॉन मुस्लिम्स थे। जहां कहीं भी ये कराएंगे यही रिजल्ट आएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये दांव भी बहुत कामयाब होगा। बहरहाल इलेक्शन हो रहे हैं, हमें देखना है, मगर हम ये जानते हैं कि पश्चिमी बंगाल में अगर अमित शाह साहब अकेले लगे रहे तो उसका रिजल्ट भी वैसी हो सकता है जैसा कि हैदराबाद में और चंद दूसरी जगह पे हुआ। जब तक नरेंद्र मोदी वहाँ नहीं पहुँचते तब तक पता नहीं क्या होगा। एक दिलचस्प बात पर ख़त्म कर दूँ कि प्रशांत किशोर जो बड़े माहिर स्ट्रेटजिस्ट हैं इलेक्शन के, और वो तृणमूल कांग्रेस का इलेक्शन देख रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी को पश्चिम बंगाल में 200 सीट मिलेंगी। प्रशांत किशोर का कहना है कि अगर डबल डिजिट्स में यानी 9 से आगे सीटें मिल जाए तो बड़ी हैरत की बात होगी। मैं समझता हूँ कि दोनों जो हैं वो एग्जेजरेट कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहे हैं, मुबालगा कर रहे हैं, लेकिन ये तय है कि बीजेपी की अब ताकत वो नहीं है जो कभी थी। प्रधान सेवक की वो पॉपुलैरिटी अब नहीं है जो कभी थी। आज बात यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।